तो देखा आपने, जिसमें में वो केज में है, केज में उसके पास कम जगह है, जस्ट कन्फाइंड है, एक तरह से वो बंद है उसके अंदर। तो डिमिनिस्ड सेल्फ उसका है, उस टाइगर का डिमिनिस्ड सेल्फ देखने को मिलता है, क्योंकि वो पूरी तरह से चल भी नहीं सकता है उसमें, और बहुत वो कहीं हेल्पलेस कंडीशन में है, ही इज इन हेल्पलेस कंडीशन में, एंड ही पेसेस अप एंड डाउन इन द केज रेस्टलेसली, बेचैनी में वो चल फिर रहा है उसमें। और इसके अलावा भी he is helpless and draws a pity of for his condition, अपने स्थिति के लिए वो दया, जैसे उस पर दया आती हो, इस तरह से सिचुएशन है। इसके बाद टाइगर जब वाइल्ड में, वही टाइगर अगर जंगल में रहेगा तब क्या सिचुएशन हो जाएगा, देखिए ये द टाइगर इन द वाइल्ड इज मैजेस्टिक, फिर उसका जो रूप है वो देखने वाला होगा। ही इज फ्री, वो बिल्कुल फ्री होगा, एंड लाइज अंडर द शेड्स एंड हंट्स फॉर प्रे, कहीं पेड़ की छाया में वो आराम कर रहा होगा, घात लगाकर बैठा हुआ होगा, और घात लगाकर बैठकर वो क्या कर रहा, किसकी घात में, प्लम्प डियर टू पास, कि कोई हट्टा कट्टा सा मोटा बदन वाला, मोटे बॉडी वाला कोई डियर वहां से पास करेगा, और वो उसको झपट्टा मारकर क्या कर लेगा, उसको अपना शिकार बना लेगा, प्रे बना लेगा, ठीक है। तो उसकी प्रतीक्षा में वो रहता है वहां पे। He moves near the water because food is in plenty there, क्योंकि वहां पर प्लम मतलब डियर आएंगे वहां पर क्या करने के लिए, पानी की तलाश में आएंगे, और यही वो पल होगा जब उसको वो शिकार मिल जाया करेगा। He moves near the water because वही plenty there. Sometimes he growls and terrorize the villagers. कई बार तो जब उसको शिकार वहां नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो जंगल के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, घर बने हुए हैं, वहां तक भी पहुंचेगा, और उन गांव वालों को क्या करेगा, डराएगा, अपने व्हाइट फैंग्स को दिखा के उनको डराता हुआ दिखेगा। तो ये वहां पे उसकी चेंज सेल्फ है। देखिए फिगर ऑफ स्पीच की हमने चर्चा किया था, तो रिपीटिशन का प्रयोग किया गया है, शब्दों को रिपीट किया गया है एक विशेष मीनिंग देने के लिए। क्वाइट, क्वाइट रेज, वेलवेट क्वाइट, क्वाइट रेज, यानी चल तो रहा है बिल्कुल शांत शांत, आवाज नहीं निकाल रहा, क्योंकि उसके पैर में जो वो वेलवेटी गद्दे जैसे लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, आवाज नहीं निकल रही है, और उसका गुस्सा भी शांत है। क्वाइट रेज, तो क्वाइट से दो अर्थों में प्रयोग किया गया है, एक शांत गुस्सा, क्योंकि वो जानता है, बिकॉज ही नोज दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज एंगर, किस पर वो गुस्सा कैसे दिखाएगा, क्योंकि उसकी सारी शक्ति तो बंद है केज के अंदर में। दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू ब्रेक द केज, केज तोड़ नहीं सकता है, इसी वजह से वो बाहर निकल नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पर रिपीटिशन का प्रयोग किया गया। इसके अलावा रिपीटिशन का प्रयोग जो है आपको ब्रिलियंट में भी किया गया है। ब्रिलियंट आईज से किसको देख रहा है, वो ब्रिलियंट तेज चमकते हुए तारों को देख रहा है, ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है। और यहाँ पर वो ड्रीम कर रहा है, जब वो ब्यूटीफुल स्टार्स को देख रहा है आकाश में, तो उसको वो भी ड्रीम कर रहा है, और उसके अंदर भी एक आशा जग रही है, होप जग रही है। वो भी सोच रहा है कि किसी कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जब वो फ्री होगा, और फ्री होके फिर वो ऐसे ही अपना जो नेचुरल प्लेस है, उसका जो जंगल है, वहां वो जाएगा, और जंगल में उसका अपना जो ओरिजिनल सेल्फ है वो मिलेगा, उसको स्वतंत्रता मिलेगी, और स्वतंत्र रूप से वो वहां विचरण कर पाएगा। और बताइए बेटा, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। इस लाइन में पर्टिकुलरली इन दिस लाइन आई वांट व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज हियर, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज किया गया है, प्लीज टेल मी, कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, कैन एनीबॉडी से, बताओ बेटा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे।
हद है बेटा, आप इतने बच्चे जुड़े हुए हो, यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा है ये, देखो कंक्रीट सी से शुरू है, सेल सी से शुरू है, सबसे आसान एलिट्रेशन, एलिट्रेशन है यहाँ पे, एलिट्रेशन है यहाँ पे। जब उसको कहा जाता है ही इज लॉक्ड, बट ही इज लॉक्ड, जब उसे कहा जाता है, देखिए हर जगह पे ही का प्रयोग किया गया है, ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। बताइए कौन सा एक और फिगर ऑफ स्पीच यहां पर है, एक और फिगर ऑफ स्पीच इसमें। कंक्रीट सेल तो बड़ा आराम से बता दिया क्योंकि ये एलिट्रेशन है, बड़े आराम से पता चल जाता है, बट टेल अबाउट दिस, इसमें और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बन रहा है? कैन एनीबडी आंसर? बेटा दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, सिर्फ साइंस और मैथ में दिमाग चलाने से ही नहीं होगा। व्हाट अबाउट इंग्लिश? व्हाट विल यू डू इन इंग्लिश देन? ये देखिए ही का प्रयोग किया गया है, जानवर के लिए ही का प्रयोग किया गया है। अब भी बताइए, अब मैंने इतना दे दिया से हिंट दे दिया, इतना बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? बेटा ये 17 बच्चे हो अभी जुड़े हुए, एक मैं हूं 18वां, 17 बच्चे जुड़े हुए हो और यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज हियर। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 17 में सब गोल हो, बताइए विच फिगर ऑफ स्पीच? अरे पर्सोनिफिकेशन है यहां पर, देखिए ये पर्सोनिफिकेशन है यहां पर, पर्सोनिफाई किया जा रहा है उसको, मानवीकरण किया जा रहा है उसको, टाइगर का मानवीकरण है ये, मानव स्वरूप के रूप में दिखाया गया है उसको, so that's why I say it as personification. ऑक्सीमोरॉन भी बन रहा है इसी में, देखिए ना, क्वाइट रेज्ड, क्वाइट QUITE क्वाइट, और रेज्ड, क्वाइट रेज, शांत गुस्सा, क्वाइट रेज। यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन भी है, खोजेंगे तो ढेर सारा मिल जाएगा। ऑक्सीमोरॉन कब होता है? जब ऑपोजिट ये मिलते हैं, ऑपोजिट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, इस सेंस में भी इसको यूज किया गया है, क्वाइट, सॉरी QUIET, क्वाइट रेज। क्वाइट का मतलब होता है शांत और रेज का मतलब गुस्सा, हो सकता है दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, शांत होना और गुस्से में होना, दोनों कैसे होगा? तो ऐसी स्थिति में बनता है ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन। तो चलिए एक पोएम ये था, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना नहीं है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन deleted, so we need not read this poem. Next we are coming to the ball poem. बॉल पोएम में देखिए सिंबोलिज्म का प्रयोग किया गया है, मैंने काफी कुछ इस पर बताया था आपको। ए फिगर ऑफ स्पीच सिंबोलिज्म क्या होता है? जहां पर ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन, उसका रियल मीनिंग कुछ और होता है और जो मेटाफोरिकल मीनिंग होता है वो कुछ और होता है। तो यहाँ पर बच्चे के बॉल को लॉस करने से, खोने से, यहाँ पर उसके बचपन के खोने का संकेत है। दूसरा है, अगर और ज्यादा हम बड़े मीनिंग की ओर जाते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है लोगों के मृत्यु से, कि लोग मर जाते हैं, कोई अपना डियर वन, नियर और डियर वन जो है सो मर जाते हैं तो भी जिंदगी समाप्त नहीं होती है। एवरीवन हैज टू स्टैंड ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने आप पर खड़ा होना पड़ता है फिर, और एक नई शुरुआत करनी होती है। तो यहाँ पर उसका भी मीनिंग है। तो सिंबोलिज्म का प्रयोग किया गया है, रिपीटिशन भी है, एलिट्रेशन अभी तक आप नहीं खोज पाते हैं, बड़ी दिक्कत की बात है भाई। एलिट्रेशन तो समझने में बड़ा सबसे आसान होता है, वो तो समझ सकते हैं आप। तो एलिट्रेशन भी है, रिपीटिशन भी है यहाँ पे।
बताइए, वेयर डिड द बॉल गो? बॉल कहाँ चला गया? अक्रॉस द स्ट्रीट, इन अ ड्रेन, इनटू वाटर, या इन द स्काई? कहाँ चला गया बॉल? बॉल कहाँ चला गया बेटा? बॉल पोएम में बॉल, बच्चे का बॉल कहाँ चला जाता है? आसमान में, नाली में, नाली में चला जाता है, या समुद्र में? हेलो बेटा, सुनाई पड़ रहा है? किनको ना? किसको? अपने आप को दिखाओ। वहां पर सिक्योरिटी। अनम्यूट कर। अच्छा, हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, बेटा सुनाई पड़ रहा है? क्या हुआ? सब में रिमूव आ गए। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। चलिए बोलिए, और क्वेश्चन बोलिए। मैं क्वेश्चन पूछा था, वेयर डिड द बॉल गो? बॉल कहाँ चला गया? अक्रॉस द स्ट्रीट, इनटू वाटर, इन अ ड्रेन, या इन द स्काई? बच्चे का बॉल कहाँ चला जाता है? बोलो बेटा। इनटू वाटर, पानी में चला जाता है उसका बॉल। इसका मतलब है हम जो पढ़ा के वीडियो भेजते हैं वो भी नहीं सुनते हो आप लोग। जब आपके पास फोन करके पूछते हैं तो कहते हो कि हाँ आप सुन लेते हैं। बेटा ये भी 100 मार्क्स का है, इंग्लिश भी 100 मार्क्स का है, एंड यू विल हैव टू गेट मार्क्स हियर ऑल्सो। समझ रहे हैं ना? ना पूछ रहे हैं ना जवाब दे रहे हैं। बताइए बच्चा क्या सीख रहा है? द बॉय इज लर्निंग, द बॉय इज लर्निंग। बच्चा जो सीख रहा है उसकी बात कर रहे हैं। द मीनिंग ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू कॉप अप विद लॉस, या मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस? क्या सीख रहा है बच्चा? जब उसका ये बॉल खो गया है तो धीरे धीरे करके भाई जागृति समझ तो आ ही जाएगी उसको। तो क्या सीख पाएगा वो? क्या सीखेगा? टू कॉप अप विद लॉस, टू कॉप विद लॉस, यानी जो उसकी लॉस हो रही है उस लॉस से कैसे अपने आप को वो ठीक कर पाएगा, लॉस से कैसे अपने आप को वो बाहर निकाल पाएगा। ठीक है ना? तो वो चीज वो सीख रहा है बच्चा।
और इसी को वन वर्ड में क्या कहा गया है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक शब्द है एपिस्टेम। एपिस्टेम जिसका मीनिंग होता है नॉलेज, ज्ञान, और उसी से ये शब्द बना है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। यानी मतलब ये हुआ कि एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ, यानी ज्ञान के बारे में समझने का विज्ञान। ज्ञान के बारे में समझने का जो विज्ञान है वो है एपिस्टेमोलॉजी। तो ये बच्चा क्या सीखेगा? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस सीखेगा, यानी लॉस को समझने का विज्ञान। यानी जो इसका लॉस हुआ, उस लॉस के बाद वो अपने आप को कैसे कोप अप करेगा, कैसे ओरिजिनल पोजीशन में आ पाएगा। एक और चीज देखिए, कहता है मनी इज एक्सटर्नल। इस पोएम में कहते हैं मनी इज एक्सटर्नल। पैसा जो है वो बाहरी चीज है, बाहरी वस्तु है, एक्सटर्नल है। क्यों ऐसा कहा गया है? द पोएट मेक्स द बॉय अंडरस्टैंड अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे को पोएट उसकी बीच में नहीं आना चाहते हैं, पोएट है ना, उसको खुद से समझने देना चाहते हैं कि खुद वो समझ जाएगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो खुद समझ पाएगा। क्योंकि जो लॉस है, ये लॉस जो है इममेटेरियल है। ये लॉस का संबंध चीजों से खाली नहीं है, उन चीजों के साथ जुड़ी हुई जो यादें हैं, उन चीजों के साथ जो जुड़े हुए इमोशंस हैं, उसका महत्व यहां पर है। और उस चीज को कोई नहीं खरीद सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती है। चाहे कितना भी कोई पैसा उसके लिए लगाए, वो चीज नहीं खरीदा जा सकता है। किसी चीज का दूसरे चीज के साथ कौन सा इमोशन जुड़ा हुआ है, ये नहीं खरीदा जा सकता है, क्योंकि पैसे में वो ताकत नहीं है। मनी जो है एक्सटर्नल है। इसी सेंस में कहा है कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है। इट कैन नॉट बाय मेमोरीज। यादें नहीं खरीद सकता है। जो हमारी यादें बीत रही हैं, जो अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, चाहे हम कितने ही पैसे क्यों न लगाएं उसको, वी कैन नॉट बाय बैक। उन यादों को वापस हम नहीं ला सकते हैं। उन यादों को वापस लाना मुश्किल ही नहीं, बताइए अगली लाइन फिलअप कीजिए। मुश्किल ही नहीं क्या है? बेटा आपकी क्लास में कई बार बोल चुका, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पैसा जो है इन यादों को खरीद नहीं सकता है, इमोशंस को खरीद नहीं सकता है, चीजों से जुड़ी हुई जो यादें हैं उसको नहीं खरीद सकता है। दैट्स व्हाई द पोएट सेज मनी इज एक्सटर्नल। इसलिए पोएट कहते हैं कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है। मनी में चीजों को खरीदने की क्षमता है, लेकिन इमोशंस को खरीदने की क्षमता नहीं है। मनी को, मेमोरीज को खरीदने की क्षमता नहीं है। इन दिस सेंस मनी इज एक्सटर्नल। इस सेंस में पैसा जो है, मनी जो है, वो बाहरी वस्तु है, एक्सटर्नल थिंग है। बहुत सारे क्वेश्चंस में भेज रखा हूं बेटा, समझा करो, कोशिश करो पढ़ने की, बिना कोशिश किए नहीं होगा। और दूसरे चैप्टर से चलिए, दूसरे चैप्टर में क्या क्या आ रहा है? फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर, from the next chapter, from the next chapter से दूसरे बुक से चलते हैं। चलिए, कम ऑन टू द सेकेंड बुक। इसमें कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, याद है आपको? कैन एनीबडी सजेस्ट मी? बता सकते हैं कोई? बेटा बता सकते हो कोई? क्रिस, चलिए आप मुझे दिख गए। क्रिस, क्रिस खन्ना, एम आई ऑडिबल टू यू?
Chris, am I audible to you? क्रिस, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? क्रिस, कैन यू लिसन टू मी? Excuse me, sir. Chris speaking. Chris speaking this time. सर आपने नो सर सर आपने पार्टिसिपेंट्स को बोलने के लिए अलाउ नहीं किया हुआ टू अनम्यूट देमसेल्व्स। क्यों? कहां पर? मैंने म्यूट कर रखा है क्या उनको? यस सर। ये कहां पर है भाई? तो आप खुद से अनम्यूट करके बोलिए ना। Allow participants to unmute themselves. अच्छा, अब ठीक है? अब ठीक है बेटा? बेटा अब ठीक है? अब सेटिंग ठीक हो गई? चलिए बताइए, फिर चैप्टर बताइए। चैप्टर एक तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आ रहा है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आ रहा है ना? हर्षिता, do you listen to me? Yes, sir. हाँ, now I am asking you, अब बताओ चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आ रहा है ना इस बार? Yes, sir. ओके बेटा, जवाब नहीं देते हो, क्या बात है? 9th में तो बहुत जवाब दिया करते थे आप लोग। व्हाट हैपेंड इन 10th? अभिला नहीं किया है, सुबह कर। केवल ओनली मैथ, ये साइंस, इसी सब में लगे रहते हो। चलो देखते हैं आगे। देखिए इसमें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपने देखा कि स्टोरी किसके बारे में है? एक साइंटिस्ट के बारे में है जो किस चीज की डिस्कवरी कर रहा है। डिस्कवरी किस चीज के बारे में? टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। वो अपने आप को इनविजिबल करने के लिए वो खोज कर रहा है, और एक ऐसी दवा वो इजाद कर लेता है, एक ऐसी दवा की खोज कर लेता है जिसके पीते ही वो क्या कर सकता था? अपने आप को इनविजिबल बना सकता था। और जैसे ही वो इनविजिबल बनता है उसके बाद क्या होता है कि लॉलेस पर्सन बन जाता है। लॉलेस यानी लॉलेस, जिसके अंदर कानून नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई, तो लॉलेस बन जाता है और गलत कार्य करने लग जाता है। गलत कार्य किस सेंस में करने लग जाता है? जो कार्य उसको कानून से परे करता हो, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तोड़ फोड़, मार काट, लूटना खसोटना, ये सारा इस सब तरह के काम करने लग जाता है। उसी से रिलेटेड है ये। इसके बाद वो एक आइपिंग, जब लंदन में जिस घर में रहता था उसके घर में आग लगा देता है, उस लैंडलॉर्ड के ही घर में आग लगा देता है। फिर वहां रह नहीं सकता था, वहां से भागता है। अब भागता है तो देखिए वो किस सेंस में बन सकता था इनविजिबल? व्हेन ही डिड नॉट वियर एनी क्लॉथ। अगर वो एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ हो तभी वो इनविजिबल रह सकता था। अदरवाइज जितना दूर उसके बॉडी में कपड़ा रहता वो आउटलाइन बना देता उसके बॉडी का। तो इसीलिए उससे बचने के लिए क्या करता है? वो भागता है और वहां से एक थिएट्रिकल कंपनी में पहुंच जाता है। थिएट्रिकल कंपनी में जाकर वहां पर बहुत सारे आइटम्स वहां का ले लेता है, जैसे बैंडेज ले लेता है, अपने फेस डार्क ग्लासेस ले लेता है, चश्मा, फॉल्स नोज ले लेता है, बूसी साइड विस्कर्स ले लेता है, और ये सारी चीजें, हैट ले लेता है, और ये सारी चीजें लेकर वहां से वो भागता है। और यही नहीं, वो जो शॉपकीपर थे, वो थिएट्रिकल शॉप के जो शॉपकीपर थे, उनको पीछे से प्रहार भी करता है, मारता भी है, और उनका वो जो पैसे वैसे होते हैं वो लेके वहां से और आइपिंग विलेज चला जाता है। आइपिंग, IPING, आइपिंग विलेज की ओर रवाना हो जाता है। और वहां पहुंचता है तो मिसेज हॉल, एक और कैरेक्टर है मिसेज हॉल, उनके इन में, इन INN, इन का मतलब होता है सराय,
या जहां पर गेस्ट हाउस जैसा होता है, तो उनके यहाँ वो रहने के लिए संजोग से आ जाता है। और मिसेस हॉल उसकी खूब सेवा करती है, ये सोचकर सेवा करती है कि वो स्लैक टाइम में, ऐसी ठंड के मौसम में कोई भी नहीं आना चाहता था ऐसी जगह पे, तो ये अचानक से कोई आ गया है, तो चलो ये ग्राहक एक मिल गया है, इसको अच्छे से इसकी आओ भगत करते हैं। तो उसी सेंस में वो रखती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है उनसे, वो दोस्ताना व्यवहार उसको पसंद नहीं आता है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है उनके साथ जुड़ के और मिल के रहना, उनसे बात नहीं करना चाहता है। और इसी सब क्रम में एक ऐसा भी स्थिति आता है जब उसको गुस्से में अपना सारा फिर वहां पे चोरी हो जाती है। हाँ, एक क्लर्जी मैन के घर में चोरी हो जाती है और वो आदमी का पता नहीं चलता है, जबकि क्लर्जी मैन कहते हैं कि हमने उस आदमी को सिक्के निकालने की आवाज सुनाई पड़ी है, वो आदमी दिखा नहीं है। तो सबका सस्पिशन जो है सो इसी आदमी की ओर, ग्रिफिन की ओर चला जाता है कि हाँ हो ना हो यही, क्योंकि ये अजीब सा आदमी है, ये अपने आप में रहने वाला आदमी है, कभी चर्च भी नहीं जाता है, कभी घर से बाहर नहीं निकलता है, हमेशा उसमें रहता है, या कभी बाहर निकलता भी है तो बड़ा ही अजीब सिचुएशन में रहता है वो। तो इसी की गलती, इसी ने किया होगा ये काम। और बाद में जब इसको पकड़ने के लिए आते हैं जैफर, ये पकड़ने के लिए एक पुलिसमैन मिस्टर जैफर्स आते हैं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था इसलिए उसको पकड़ना था। जब पकड़ने के लिए आते हैं तो उनको मारता भी है। पहले तो वो कपड़े अपना पूरा खोल के इनविजिबल बन जाता है और उनको मिस्टर जैफर्स को ढेर सारे घूंसे मारता है और इस तरह से वहां से एस्केप होके वो भाग जाता है। एक बार फिर वो वहां से भाग जाता है। तो ये कहानी आपके उसमें दिया हुआ है, इतनी कहानी है। तो लॉलेस पर्सन कैसे बन गया था वो, तो जो मैंने उसके कार्य गिनाए हैं कि एक तो आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल ही स्टार्टेड ट्रबलिंग अदर्स। इनविजिबल होने के बाद वो सबको ट्रबल देना शुरू कर देता है, परेशानी करना शुरू कर देता है। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स के घर में, सबसे पहला काम लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाना, बिकॉज द लैंडलॉर्ड हैड ट्राइड टू मेक हिम लीव, क्योंकि वो उसको भगाने का कोशिश किया था। दूसरा काम, देन हिज रॉबरीज एट शॉप्स एंड लेटर इन द विलेज इंडिकेट दैट ही वाज ए लॉलेस पर्सन। फिर रॉबरी जो होता है, एक तो थिएट्रिकल शॉप में होता है, लूटता है। दूसरा जब वो वहां क्लर्जी मैन के घर में चोरी करता है। तो ये सारे लॉलेस एक्टिविटीज है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको भेज रखा है, आप उसको एक बार रिवीजन करेंगे। और एक और आ रहा है, आई थिंक सो, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज ऑल्सो कमिंग। बेटा मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट भी आ रहा है ना। टाइम भी अब समाप्त होने वाला है। देखिए मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में ये सब चीज है कि रिचर्ड इब्राइट को उसकी मदर कैसे हेल्प करती हैं और किस तरह से उसको एक साइंटिस्ट बनाने के लिए जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो उन्हीं के द्वारा होती है। फिर एक बुक की चर्चा है, जिस बुक ने उनके साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को आगे के लिए भी जिंदा रखा था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। और मदर कैसे उसकी मदद करती थी, तो उसके लिए बुक खरीद के लाना, इक्विपमेंट्स खरीद के लाना, दोस्त, इवन कि उसके लिए फ्रेंड्स भी वो लाके उसके साथ मतलब एंजॉय करने के लिए फ्रेंड्स भी लाके उनको देती थी। और एक बताया है कि किस तरह से कोई भी साइंटिस्ट अगर बनता है तो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है। फर्स्ट रेट माइंड होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और आपके अंदर जो है सो विन करने की आपके अंदर जो है सो एक क्षमता होनी चाहिए, फॉर द राइट रीजन, विनिंग फॉर द राइट रीजन। ये क्वालिटी, अगर 3 क्वालिटी किसी में है तो वन कैन बिकम अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनने के लिए ये 3 क्वालिटी, ये एसेंशियल क्वालिटीज है। एक्सलेंट माइंड, जिसको फर्स्ट रेट माइंड भी कहा है, क्यूरियोसिटी एंड अ विल टू विन। ठीक है, ये 3 चीज, इस पर भी हमने चर्चा किया हुआ है, आपके पास ये सब भी होगा, आप अच्छे से उसको पढ़िए। और अब मेरे पास इतना ही समय है कि मैं आपको गुड लक कह सकूं। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, है ना बेटा? बेस्ट ऑफ लक फॉर